हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हम अपनी जो आपकी क्लास 8 की ग्रामर है, कहें व्याकरण है, उसमें हमने आपको पहले वीडियो में वर्णमाला के बारे में सिखाया। क्योंकि संधि को शुरू करना था तो संधि की कहें तो बेसिक जो ज़रूरत है, आधारभूत जो ज़रूरत है वो है वर्ण, क्योंकि वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। इसलिए पहले हमने आपको वर्ण पढ़ाए, वर्ण विच्छेदन पढ़ाए, वर्ण का संयोजन पढ़ाया कि कैसे वर्ण जुड़ते हैं आपस में। इन जब चीज़ों को हमने सीख लिया तो संधि सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले अपन उसको सीखना है, इसके बाद अपना दूसरा टॉपिक संधि शुरू होता है। तो देखते हैं संधि में वर्णों का क्या रोल है, यानी हमारे संधि में वर्णों का क्या महत्व है, इसको समझेंगे। तो संधि की पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं कि पूर्व पदस्य यानी पूर्व पद का अंतिम वर्णेन समम यानी अंतिम वर्ण के साथ, समम यानी साथ, उत्तर पदस्य यानी क्या कह रहे हैं, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ। ये हो गया पहला पद। पूर्व का मतलब हुआ पहले पद का, ये जो अंतिम वर्ण है इसके साथ कहते हैं उत्तर पदस्य, और उत्तर यानी दूसरे आने वाले पद के पूर्व वर्णस्य। यानी देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास संधि में दो पद होते हैं, यानी दो पद। पद क्यों कहा हमने, शब्द क्यों नहीं कहा? क्योंकि पद और शब्द में अंतर इतना है कि अगर हम सिंपल राम कहें तो ये हमारा शब्द है, और राम में जब विभक्ति लग गई तब वो हो गया राम, तब वो पद बन गया। यानी संधियां कहाँ होंगी? पद में होंगी। ठीक है, विभक्ति युक्त जो पद होंगे उनमें हमारी संधि होगी। तो कह रहे हैं दो पद होंगे, और दो पद में भी पद का आपस में नहीं होना है मेल। यहाँ पे जो दो पद हैं, इसका आखिरी और इसका पहला, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ जो उत्तर पद है उसका जो पहला वर्ण है, मेलनेन यत परिवर्तनम, जिसके मेलन के द्वारा, इन दोनों के मिलने के द्वारा, यत परिवर्तन यानी जो परिवर्तन भवति, जो परिवर्तन होता है, तत् संधि इति, उसी को संधि कहते हैं, उसी को मिलना कहते हैं। संधि यानी मेल यानी जुड़ना। क्या जुड़ेगा? दो पद होंगे जिसमें पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला। भाई जो पास पास होंगे वही तो जुड़ेंगे। ये तो भाई इधर बैठा हुआ है, ये दूसरे तीसरे नंबर पे बैठे हुए हैं, ये कैसे जुड़ेंगे? ये नहीं जुड़ेंगे। बोले जो पास पास में होंगे, आस पास बिल्कुल होंगे, वो ही साथ में जुड़ के जो परिवर्तन बनेंगे, जिससे उनसे उनके जुड़ने से जो परिवर्तन होगा वो ही संधि कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा विद्या और आलय, विद्या आलय देखा जाए तो जैसे हमने कि पहले वाले वीडियो में वर्ण विन्यास सिखाया, तो इसमें जो द्या जो लिखा हुआ है, द्या को अगर तोड़ा जाए तो वो किससे मिलकर बना है? द्य में आ जुड़ा हुआ है, यानी ये द्या भी किससे बनता है? द, य, और उसमें जो बड़े आ की मात्रा है ये आ से मिलकर बनी है। अर्थात इस आ का, ये उत्तर पद का जो आलय है, इसके आ से मेल होगा तो ये जो दो आ हैं आपस में मिलकर एक बड़ा आ बनाएंगे। ये आगे हम स्वर संधि के नियम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताया कि इन दोनों से जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में बड़े आ की मात्रा निकली, और वही बड़े आ की मात्रा कहाँ जाएगी? ला के पास जाएगी? बोले नहीं जाएगी, क्योंकि मात्रा कभी भी किसी के आगे नहीं लगती है। आगे तो वर्ण सीधा लिख जाता है, लेकिन मात्रा जो होती है वो पीछे ही जाती है। तो क्या हो जाएगी? बोले जो दो द्या आधा रह गया था उसमें ये बड़े आ की मात्रा मिलके बना जाएगा विद्या और लय। और विद्या और आलय जब बिल्कुल कैसे पास पास में आए, अच्छा विद्या और आलय को साथ साथ बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए, विद्या आलय, विद्या आलय, विद्या आलय, विद्या आलय। जैसे ही आप थोड़ा पास पास में बोलेंगे, निकट करके बोलेंगे, तो विद्यालय आपका अपने आप मुंह से निकलने लगेगा। तो यही परिवर्तन यहाँ पर हुआ, और जब ये दोनों अक्षर, दोनों वर्ण, पद नहीं मिले, विद्या और आलय एक दूसरे में समाहित नहीं हुए, विद्या शब्द का आ और आलय शब्द का भी आ जब दोनों आपस में जुड़े तो एक बड़ा आ बना, और जो बड़ा आ मात्रा के रूप में द्या में जुड़ गया, और परिवर्तन विद्या और आलय से मिलकर बन गया विद्यालय।
विद्या और आलय से मिलकर हमारा एक जो परिवर्तित रूप बना वो बना विद्यालय। तो ये ही हमारी संधि हुई है। क्या हुई है? संधि। एवं यानी इसी प्रकार से यदि और अपि मिलकर हमारा यद्यपि हुआ। यदि शब्द में की दी शब्द की छोटी ई और इसका अ मिलकर ई और अ के परिवर्तन से यण संधि का यहाँ पे नियम लगा है। आगे चल के अपन पढ़ने वाले हैं, उन सबको घबराना नहीं है। यानी यहाँ पे जो ई है उसमें परिवर्तन हुआ और हमारा परिवर्तन से यदि और अपि यद्यपि बन गया। कवि और इंद्र कवींद्र बन गया। तो ये संधि का अर्थ क्या होता है? जब दो पदों के पहले का अंतिम और उत्तर पद का पूर्व पद पहला अक्षर जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे यद्यपि यद्यपि बना, कवि इंद्र कवींद्र बना, विद्या आलय विद्या आलय, पुस्तक आलय पुस्तकालय बना, हमारा कहते हैं निह संतान निस्संतान बना। तो ये हमारे जो परिवर्तन हुए, और परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं? परिवर्तन कैसे भाई, परिवर्तनों में भी अंतर होगा। कहीं स्वर और स्वर मिलेंगे तो परिवर्तन होगा, कहीं स्वर हो सकता है व्यंजन से भी मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आ और आ दोनों तरफ स्वर ही हो। कई बार हो सकता है कि यहाँ पर स्वर हो यहाँ व्यंजन हो, यहाँ व्यंजन हो यहाँ स्वर हो। तो भाई क्योंकि वर्ण तो हमारे पास स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, अयोग वहाँ में हमारे पास विसर्ग भी होते हैं, अनुस्वार भी होते हैं। तो उनके अनुसार हमारे पास, इसीलिए वर्ण जब स्वर अकेले नहीं है, वर्ण में भी प्रकार अलग अलग हैं, तो इसीलिए हमारी संधियों के प्रकार भी अलग अलग हो गए। संधि के प्रकार क्यों अलग हुए? क्योंकि हमारे पास वर्ण भी अलग थे। वर्ण कौन कौन से थे? हमारे पास स्वर थे, व्यंजन थे और अयोगवाह थे, है ना। हमारे पास कितने प्रकार के वर्ण निकले थे? हमने जब वर्ण विन्यास को पढ़ा, वर्णमाला को पढ़ा, तब हमें पता चला कि स्वर भी होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोगवाह होते हैं, और हमने उनकी भी प्रकार बताए कि कौन से स्पर्श होते हैं, कौन से हृष्ट होते हैं, दीर्घ होते हैं। ये सब अपन अपने लास्ट वीडियो में ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जब हमने देखा कि वर्ण अलग होते हैं, वर्णों का मेल संधि कहलाता है, और वर्ण के प्रकार अलग होते हैं, तो इसीलिए संधि के प्रकार भी अलग हो गए। तो 3 प्रकार की संधियां बन गई। कौन सी बनी? बोले स्वर संधि बनी, जिसको कहा अच संधि। क्या कहा गया? अच संधि। अच संधि क्यों कहा गया? क्योंकि अभी हमने जब माहेश्वर सूत्र में आपको बताया कि माहेश्वर सूत्र में पहले से 4 नंबर तक के जितने भी हमारे सूत्र होते हैं उसमें अ से चा तक सारे स्वर मिल जाते हैं, इसलिए उसको हम स्वर हमें अच में मिलते हैं, अ से लेके चा तक में मिलते हैं, इसीलिए स्वर संधि को अच कहा जाता है। जैसा कि बिल्कुल लास्ट वीडियो में, इसीलिए ये चीजें हम क्लियर करके तब अब संधि पर आए हैं। दूसरी संधि होती है हमारी व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। चाहे तो अच ऐसे लिख लीजिए या अच ऐसे लिख दीजिए, या हल संधि को इस प्रकार से भी बता सकते हैं, हल संधि। ठीक है। स्वर संधि, वा का अर्थ होता है या, ये वा लिखा है समझना नहीं, ये नहीं सोचना कि वा का अर्थ क्या हुआ। स्वर संधि या अच संधि, स्वर संधि अच संधि, वा का अर्थ क्या होता है? या। चाहे तो उसको स्वर संधि कह लीजिए या उसको अच संधि कह लीजिए, या व्यंजन संधि कह लीजिए, या उसको हल संधि कह लीजिए, और हमारा विसर्ग संधि कह लीजिए। तो हमारे जब वर्ण 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं कि स्वर होता है, व्यंजन होता है, अयोगवाह होता है, तो इसीलिए हमारी संधियां भी 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होती है जिसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि होती है जिसको हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि सारे व्यंजन हमें माहेश्वर सूत्र में हल के अंदर मिल जाते हैं। हल एक प्रत्याहार होता है, अच एक प्रत्याहार होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही आपको सिखाया। अब कहते हैं, और तीसरा प्रकार का आता है अयोगवाह, जिसमें अनुस्वार विसर्ग होते हैं। तो तीसरे प्रकार की संधि हमारी बन जाती है विसर्ग संधि। अब आपको बताते हैं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि क्या होते हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर इसी को अब अपन फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं उनको अपन डिटेल में एक एक करके छोटी छोटी वीडियोज में बना देंगे। ऐसे ही व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि के भी जितने आपके सिलेबस में हैं उतने हम सारे का आपको करवा देंगे। तो अब बताते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है कि जब किसी स्वर वर्ण का स्वर्ण वर्ण से ही मेल हो, दोनों तरफ स्वर ही हो
और दोनों स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं स्वर संधि। जैसे हमने कहा देव आलय, देव आलय, मुनि इंद्र, कवि इंद्र। ठीक है, यद्यपि, यदि अपि, नए धन अकह, ये हम आपको प्रकार बता रहे हैं अलग अलग। ठीक है, नए धन अकह। तो देखिए देव धन आलय, तो क्या हुआ, देव में छुपा हुआ आ से मिला। अब ये वा नहीं है, क्या बताया था अभी जब हम वर्ण सिखा रहे थे, तब आपको क्या बताया था कि कोई भी जब आपको पूरा वर्ण दिखे तब समझना कि इसके अंदर, समझना क्या होता ही है कि इसके अंदर जब तक आ नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा नहीं होगा। अर्थात इस वा का अंतिम वर्ण वा नहीं है, आ है। यानी देव शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या क्या है, अ, क्योंकि व के बाद जब आ जुड़ा है तभी ये वा पूरा हुआ है। तो इस आ का जब आ से मेल हो रहा है यानी दोनों स्वर हैं तो ये स्वर संधि। मुनि इंद्र, ना में छोटी की मात्रा दिख रही है, ई से जब इसका मेल हो रहा है तो ई और ई से मेल हो रहा है यानी दोनों स्वर हैं, इसीलिए ये भी हमारी स्वर संधि। नई, आई देखिए आई स्वर है, आ स्वर है और दोनों ही स्वर मिल रहे हैं, इसीलिए ये स्वर संधि है। कवि इंद्र, छोटी ई, छोटी ई, दोनों ई और ई यानी स्वर से स्वर मिल रहा है, इसीलिए ये हमारे क्या बन रहे हैं, ये हमारे स्वर संधि बन रही है। छोटी ई का अ से मेल हो रहा है यानी स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्वर संधि है। जैसे कि जब इसका रूप बनेगा तो क्या बन जाएगा, देवालय, इसका रूप बनेगा मुनीन्द्र, इसका रूप बन जाएगा कवींद्र, इसका बन जाएगा यद्यपि, नई अकह नायक बन जाएगा। अब ये कैसे बनेंगे, ये स्वर संधि के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक एक करके पता चलता जाएगा कि भाई ये कैसे हमारे बन रहे हैं। तो स्वर संधि का मतलब क्या हुआ कि जब किसी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से ही मेल होता है तब स्वर वर्णों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब स्वर वर्ण ही आपस में जब मिलेंगे तभी उसको स्वर संधि कहा जाएगा। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ स्वर हो गया दूसरी तरफ व्यंजन हो गया, नहीं, दोनों तरफ स्वर होना जरूरी है तभी स्वर संधि होगी। ठीक है, तभी स्वर संधि के नियम उनमें लगेंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर की, आती है व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, हल संधि क्या कहती है, हल संधि ये कहती है कि भाई दो पद तो हों, हमारे पास दो पद होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया ये हमारे पास लिखा है जगत और ये लिखा है हमारे पास नाथ, क्या लिखा है, जगत और नाथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो पद तो हों हमारे पास, लेकिन उनमें से क्या होना चाहिए, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाए तब भी चलेगा, और व्यंजन का व्यंजन से ना भी हो तो व्यंजन का स्वर से भी अगर मेल हो तब भी हमारी क्या बनेगी, तब भी आपकी व्यंजन संधि कहलाएगी। मतलब दो पदों में एक तरफ अगर क है और एक तरफ आ है, लेकिन व्यंजन संधि का नियम कहता है कि भले ही दूसरी तरफ स्वर बना रहे लेकिन अगर एक जगह भी व्यंजन है, एक तरफ भी अगर व्यंजन लगा हुआ है तो वे व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे हम कहें जगतनाथ, यहाँ पे तो दोनों तरफ हमारे क्या लगे हैं, दोनों तरफ ही व्यंजन है, व्यंजन का व्यंजन से मेल व्यंजन संधि कहलाता है, व्यंजन का स्वर से मेल भी हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि ही कहलाता है। यानी व्यंजन संधि क्या नियम कहती है, कहती है दो पदों में किसी भी तरह, जैसे जगतनाथ हो जाएगा हमारा जगन्नाथ बन जाता है, क्या बन जाता है, जगन्नाथ बन जाता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के व्यंजन का जब व्यंजन से मेल होगा तब हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। कई प्रकार के नियम होते हैं, उसमें जशत्व संधि के नियम आएंगे, हमारे श्रुत संधि आएगी, ष्टुत्व संधि आएगी, व्यंजन के भी कई प्रकार होते हैं जिनको भी हम आपको बताते जाएंगे, सभी बताएंगे। अभी बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है। कह रहे हैं व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजनों वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित, मतलब कोई व्यवधान बीच में नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से मेल यानी सामीप्य की जो स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण
का परिवर्तन हो जाता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जो दो वर्ण मिले, जैसे अभी हमने बताया ना कि आपको ये बना हमारा जगत और नाथ, ये मिलकर बन गया जगन्नाथ। क्या बन गया? जगन्नाथ बन गया। यानी ता हमारा क्या हो गया? ना में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हुआ ना, तो जो परिवर्तन हो जाता है वही व्यंजन संधि कहलाती है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे नंबर की संधि पे, जिसको कहते हैं विसर्ग संधि। अब इसमें क्या होता है? विसर्ग का मेल, यानी विसर्ग एक तरफ होना बहुत जरूरी है। विसर्ग, और वो भी कहाँ होगा? पहले पद में होगा। क्योंकि अंतिम पद में कभी भी देखिए, जैसे ये लिखा है निहि और ये लिखा है कपट। क्या लिखा है? कपट। अब विसर्ग यहाँ आगे तो लगेगा नहीं कि ये कहें कि नी यहाँ लगा हुआ है और आगे यहाँ लगा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। विसर्ग जो होगा वो पहले पद में ही लगा होगा। यानी विसर्ग का जब किसी स्वर या व्यंजन किसी से भी मेल हो, तब हमारा जो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वो ही हमारा क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। तो ये जो विसर्ग है किस में बदल जाता है? शा में भी बदलता है, सा में भी बदलता है, रा में भी बदलता है और ऊ में भी बदलता है। इसके भी परिवर्तन के बहुत सारे नियम होते हैं जिनको भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो निह कपट लिखा हुआ था, ये जब मिले दोनों, इन दोनों का आपस में मेल हुआ तो विसर्ग में परिवर्तन होकर विसर्ग श बन गया और ये निष्कपट बन गया। ठीक है, जैसे नमः धनकार हुआ, नमः धनकार हुआ और ये नमः कार हमारा नमस्कार बन गया। क्या बन गया? नमस्कार बन गया। यानी विसर्ग हमारा सा में बदल गया, यहाँ पे विसर्ग हमारा शा में बदल गया। तो जब विसर्ग का व्यंजन से या स्वर से जब मेल होगा तब हमारा क्या बन जाएगा? बोले जो परिवर्तन होगा विसर्ग में वो ही विसर्ग संधि कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी तीन संधियां, संधि के तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम पहले आपको बताए देते हैं स्वर संधि के भेद, क्योंकि स्वर बता दिए कि स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं उनको भी बता देते हैं। स्वर संधि होती तो है 7 से 8 प्रकार की, लेकिन आपकी जो बेसिक संधियां हैं जितनी आपको पढ़ना है वो है हमारी 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। कौन कौन सी होती है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। दीर्घ, जैसे हमने कि आपको स्वर पढ़ाए थे अभी लास्ट वीडियो में, वर्ण सिखाए थे, उसमें हमने बताया था कि दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं, गुण वर्ण कौन से होते हैं, वृद्धि वर्ण कौन से होते हैं। फिर इन तीनों को अगर देख लिया जाए तो फिर पता चलता है कि यण संधि में क्या परिवर्तन होगा और अयादि में क्या होगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हो गए। और आप कहोगे वो 7-8 मैडम आप जो कह रही हो वो कौन कौन से होते हैं? तो इन्हीं में एक हमारी होती है पूर्व रूप संधि। कौन सी होती है? पूर्व रूप संधि। ठीक है, इसी में एक हमारी होती है पर रूप संधि। कौन सी होती है? पर रूप संधि होती है, जिसको भी हम क्या कहते हैं? ये भी हमारे स्वर संधि के नियम में आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और ये हमारी 5 संधि मिला के 6-7 संधियां जो हो जाती हैं ये हमारी स्वर संधि के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन अभी हमें आपको 5 वाली जो 5 संधियां आपकी मूल हैं उनको हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, जिनमें कि दीर्घ संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, यण संधि कैसे होती है, यण संधि का नियम कहाँ लगता है, वृद्धि संधि का नियम कहाँ लगता है और अयादि संधि का नियम कहाँ लगता है। तो इस प्रकार से ये हमने आपको संधि के प्रकार बता दिए और स्वर संधि के भी प्रकार बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्वर संधि को शुरू करेंगे, एक टॉपिक को उठा कर सारे उनके उदाहरण के साथ में उनको संधि करना भी सिखाएंगे और संधि विच्छेद करना भी बताएंगे, क्योंकि आपके पाठ में संधि करना और संधि विच्छेद करने के आपके कई अभ्यास आए हुए हैं। तो जब संधि हम एक करके पढ़ लेंगे तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए साथ में। स्वर संधियां शुरू करते हैं अपन।
उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको ये जो वीडियोस बनते जा रहे हैं, जितने भी वीडियोस बनते जा रहे हैं यूट्यूब के अलावा, आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, जिसमें आप एंटर करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने क्लासेस दिखेंगी, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखा होगा, क्लासेस लिखी होंगी। मान लीजिए आपने उसमें से क्लास 8 को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। उसमें आप जैसे संस्कृत पे गए, आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अब जो व्याकरण के हो रहे हैं वो भी इसी में ऐड होते जाएंगे आपको, ठीक है। तो बस करना क्या है, जैसे चैप्टर 1 है, आपने क्लिक किया, उसके लेक्चर्स आपको तुरंत दिख जाएंगे। 3 लेक्चर्स की लिस्ट जैसे दिख जाएगी, उनमें से जैसे फर्स्ट को सिलेक्ट किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। दूसरा करते तो दूसरा वीडियो ओपन हो जाता, जो आप सिलेक्ट करते वही वीडियो आपके सामने खुल जाता। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे हमें सीधे 5-6 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, 7वें पे जाना है तो 7 चैप्टर को सीधा खोलेंगे, 7 चैप्टर के वीडियो ही सामने दिखेंगे। पूरी प्लेलिस्ट में ऊपर नीचे तक घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप उसी जगह पर पहुँच जाएंगे जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, पता चल जाएगा कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, उसको हम पढ़ लें, ठीक है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। आगे हम अपनी संधियों को भी शुरू कर रहे हैं। अभी पहले ये वाला था संधि का आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो, आपको बताना कि क्या संधि होती है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, और स्वर संधि भी होती है तो वो कितने प्रकार की होती हैं। इनके प्रकारों को अब हम एक एक करके आगे वाले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।